हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? क्या पूछा गया है कि कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास के वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे रखता है, हमारे आसपास का वातावरण जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन एलडीसी 2018 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 के अंदर दिया गया है कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी में है आकारिकी, और ऑप्शन सी के अंदर है आनुवंशिकी, और ऑप्शन डी में है पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये एक श्रृंखला है जो प्रकृति में क्रमबद्ध तरीके से पाई जाती है। किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का जो समूह होता है उसे कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। और जो पारितंत्र का अध्ययन होता है उसे कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम दिया था, या पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है ओडस नामक वैज्ञानिक ने, और ऑप्शन बी में है आर मिश्रा ने, और ऑप्शन सी के अंदर है क्लीमेंट ने, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि एजे टेंसले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजे टेंसले। एजे टेंसले नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। इनकी एक बुक है जिसे इकोलॉजी, जिसे इकोलॉजी बुक के अंदर एजे टेंसले ने पारिस्थितिकी शब्द का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, इकोलॉजी पुस्तक के अंदर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है, मतलब प्रकृति की क्रियाशील इकाई है वो क्या कहलाती है? तो देखते हैं ऑप्शन। ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि वायुमंडल, और ऑप्शन बी में है जैवमंडल, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि पारितंत्र, और ऑप्शन डी में है पर्यावरण। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई पारितंत्र कहलाती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैंने बताया था कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान होता है उसे साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या है। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई इसके अंदर पारितंत्र, पारितंत्र के अंतर्गत निर्जीव समुदाय या सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है पारितंत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पारितंत्र प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है इसे।
इसमें जीवधारियों की परस्पर क्रिया और आपस में क्रिया या भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पूछा है कि इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर क्या शामिल होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, और ऑप्शन बी में है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, और ऑप्शन सी में दिया गया है कि कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि किसी क्षेत्र के मांस भक्षी और शाक भक्षी प्राणी या पादप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, मतलब कोई समुदाय और उसका परिवेश। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक माने गए हैं। एक फर्स्ट होता है जैविक घटक, जैविक घटक, और सेकंड होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक के अंतर्गत सभी जीवित यानी सजीव, सजीव प्राणी या उपभोगकर्ता, सजीव प्राणी इसके अंतर्गत सजीव प्राणी और उपभोगकर्ता, उपभोगकर्ता को शामिल किया जाता है, सजीव प्राणी। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायवीय कारक। कौन से? जलवायवीय कारक, ये कारक। जलवायवीय फैक्टर। तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक यानी जैविक फैक्टर के अंतर्गत क्या आता है? सजीव प्राणी या उपभोगकर्ता, और इसके अंतर्गत आते हैं अकार्बनिक पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, ये सभी यानी जलवायवीय कार्बनिक और अकार्बनिक कारक अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि कोई विद्यमान समुदाय, यानी कोई भी समुदाय, किसी भी प्रकार का समुदाय और उसका परिवेश, जहां उसने प्रवेश किया है या जहां पर उसका फिक्स स्थान है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अजैविक घटक। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो इसमें ये पूछा गया कि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं तो कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक, ये तीनों फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर, ये क्वेश्चन रीट 2022 के अंदर पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन 1 के अंदर दिया गया है कि पादप, और ऑप्शन सेकंड में है वायु, और ऑप्शन सी में है जंतु, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है जीवाणु। तो अजैविक घटक यानी वो सजीव तो ही नहीं सकते, निर्जीव, तो पादप सजीव है, जंतु भी सजीव के अंतर्गत आते हैं और जीवाणु भी सजीव है।
तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वायु। वायु अजैविक घटक के अंतर्गत आएगी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण के जैविक घटक है। पिछले क्वेश्चन में अजैविक घटक पूछा गया था और इसके अंदर जैविक घटक पूछा गया, तो देखते हैं जैविक घटक। ये क्वेश्चन भी रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 2021 के अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन रीट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पौधे, ऑप्शन बी के अंदर है कि पहाड़, और ऑप्शन सी में है मैदान, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया नदियां। तो जैविक घटक पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पौधे। पौधे जैविक यानी सजीव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे। जबकि पहाड़, मैदान और नदियां ये सब निर्जीव है, तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत आएगी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता सभी जातियों में पाई जाने वाली विविधता या पादप समुदाय में सभी प्राणियों में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे पादप समुदाय में विविधताएं पाई जाती हैं, जंतुओं की जातियों में विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। मतलब जातियों के अंदर जो असमानता पाई जाती है, समान गुण और असमान गुण होते हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। तो पूछा गया है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है एजे टेंसले ने, और ऑप्शन बी में है कि ई हिक्कल ने, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि RA व्हिटकर या व्हिटकर ने, और ऑप्शन डी में है WG रोजन ने। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। WG रोजन नामक वैज्ञानिक ने जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 2021 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 22 मई को, ऑप्शन बी में है कि 22 जून को, और ऑप्शन सी के अंदर है 22 जुलाई, और ऑप्शन डी में है कि 22 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 2022 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन रीट परीक्षा से रिलेटेड हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है गांगेय डॉल्फिन, ऑप्शन बी में है व्हेल, और ऑप्शन सी के अंदर है स्टारफिश, और ऑप्शन डी में है कि कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 5 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो इसकी विशेषता क्या है कि नेत्रहीन होती है।
गांग या डाल्फिन नेत्रहीन होती है, नेत्रहीन होती है, लेकिन इसके अंदर घ्राण शक्ति इसकी अत्यंत तीव्र होती है। घ्राण यानी सूंघने की क्षमता इसके अंदर तीव्र होती है, घ्राण शक्ति इसकी तीव्र होती है। तो घोंघ या डाल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, यानी जल प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी रेट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया था 2022 में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है घरेलू बहिस्राव, और ऑप्शन बी में है वाहित जल, और ऑप्शन डी में है औद्योगिक बहिस्राव, और ऑप्शन डी के अंदर है ह्यूमस पदार्थ, ह्यूमस पदार्थ। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ह्यूमस पदार्थ, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया कि जो मानवीय स्रोत नहीं है, यानी मानव द्वारा जो प्रदूषण नहीं फैलाया जाता। तो घरेलू बहिस्राव ये मानव द्वारा फैलाया जाता है, घरेलू है, इसलिए ऑप्शन बी में है वाहित जल, तो ये भी मानव जनित है। और ऑप्शन सी में है कि औद्योगिक बहिस्राव, ये भी मानव द्वारा ही, उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे औद्योगिक बहिस्राव कहते हैं। तो ये तीनों तो मानव द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय अर्थात जिसका क्षय नहीं हो सकता। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन रेट लेवल सेकंड में पूछा गया है 2022 के अंदर। तो ऑप्शन ए के अंदर है वन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी में है कोयला, और ऑप्शन सी के अंदर है प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में है सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इसका कितना भी प्रयोग करो ये खत्म नहीं हो सकता, इसका क्षय नहीं हो सकता। जबकि प्राकृतिक गैस, इन सब की मात्रा सीमित होती है, कोयला, ये सभी वन, इन तीनों की मात्रा सीमित है, अर्थात इनका ज्यादा प्रयोग करने पर ये क्षय हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऑप्शन ए के अंदर है लोहा, और ऑप्शन बी में है निकल, और ऑप्शन सी के अंदर है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में है बोरोन। तो आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक कैसे है? तो नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। ये तीनों इसके इम्पोर्टेंट तत्व हैं। और दूसरा, नाइट्रोजन का प्रयोग सिद्ध है, पौधे इसका प्रयोग सिद्ध नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रेट में बदला जाता है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर बदलता है। ये प्रोसेस
काफी लंबी होती है, जिसके बाद नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। ये क्वेश्चन सीटी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन 1 में दिया गया है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, और ऑप्शन बी में है कि जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, और ऑप्शन सी में है कि पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, यानी एक समान पाई जाती है, ना बढ़ती है और ना ही घटती है। और ऑप्शन 4 में है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इसकी लंबाई या भूमध्य रेखा की ओर ज्यादा बढ़ती है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो ये क्वेश्चन आरपीएस एलडीसी क्लर्क जो एग्जाम होता है 2012 के अंदर पूछा गया है। तो इस परियोजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है असम से, और ऑप्शन बी में है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी में है कि पश्चिमी बंगाल। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रारंभ किया गया था गेंडा संरक्षण परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु में नष्ट नहीं होती? यानी कौन सी वस्तु है जो जीवाणु में नष्ट नहीं होती? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है, ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम 1991 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए के अंदर है गोबर, और ऑप्शन बी में है पौधे की पत्तियां, और ऑप्शन सी के अंदर है खाद्य पदार्थ, और ऑप्शन डी में है प्लास्टिक। तो जीवाणु के द्वारा जो नष्ट नहीं होती है, उनका अपघटन नहीं होता, वो क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक का अपघटन जीवाणुओं द्वारा नहीं होता, क्योंकि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है जिनका, और इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जीवाणु द्वारा जो नष्ट नहीं होता, तो प्लास्टिक है, ये अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। ये सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया द्वारा इसका अपघटन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई।
तो ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 के अंतर्गत पूछा गया है। तो देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है इकोलॉजी की। तो ऑप्शन ए के अंदर है आयन मंडल, ऑप्शन बी में है स्थल मंडल, और ऑप्शन सी के अंदर है जीव मंडल, और ऑप्शन डी में है मध्य मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जीव मंडल। जीव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, क्योंकि जीव मंडल पर सभी जीवधारी निवास करते हैं, तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रमुख पारिस्थितिकी समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से अभिप्राय है। कि भारत की प्रमुख पारिस्थितिकी इकोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण है, से क्या अभिप्राय है, यानी भू निम्नीकरण क्या है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है अवैधानिक एवं अनियंत्रित खनन, और ऑप्शन बी में है कि भूमि का तीव्र गति से अपरदन, और ये ऑप्शन सी है, मिस प्रिंट है यहाँ थोड़ी। ऑप्शन सी में है कि भूमि की उत्पादकता में कमी, भूमि की उत्पादकता के अंदर कमी, और ऑप्शन डी में है भू संकलन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि भूमि की उत्पादकता में कमी आना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। भू निम्नीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि पेड़ पौधों और फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने की वजह से ही भू निम्नीकरण होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भूमि की उत्पादकता में कमी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। कि विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन पीएसआई 2021 के अंतर्गत पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है लंदन के अंदर, ऑप्शन बी में है रियो डी जेनेरियो, और ऑप्शन सी में है टोक्यो, और ऑप्शन डी के अंदर है जोहानसबर्ग। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जोहानसबर्ग के अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहानसबर्ग, जहां पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत पर्यावरण के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था ये। इसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। इसके एजेंडा 21 का मतलब कि 21वीं सदी तक कैसा होगा भारत, इसके विषय में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसे ही एजेंडा 21 कहा गया। तो देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किस शहर में या कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन डी जोहानसबर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है। ये क्वेश्चन आरएस प्रवेश 2009 के अंतर्गत पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है ध्रुवीय भालू, और ऑप्शन बी में है सफेद भालू, और ऑप्शन सी के अंतर्गत है लाल पांडा,
और ऑप्शन डी में है चीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा। लाल पांडा विश्व वन्य जीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फाउंड, जिसे विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। इसका प्रतीक है वो लाल पांडा है। ये यूजीसीएन की एक सहायक संस्था है। तो इसके अंतर्गत लाल पांडा को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। लाल पांडा एक संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मानस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कि मानस राष्ट्रीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है पश्चिमी बंगाल, और ऑप्शन बी में है असम, और ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। मानस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, असम के अंदर है, असम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, जैव विविधता का संबंध है, मतलब जैव विविधता किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम के अंदर 1996 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए में है कि वन्य जीवों के विविध रूपों में, और ऑप्शन बी में है कि वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों में, और ऑप्शन सी में है प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, और ऑप्शन डी के अंदर है पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो जैव विविधता ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से, मतलब जैव विविधता सभी से रिलेटेड है, पेड़ पौधों, प्राणियों, प्रकृति पर जो पाए जाते हैं उन सभी से जैव विविधता, उन सभी में जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, ये मिस प्रिंट है, यहाँ आएगा तप्त स्थल, या फिर जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं, हॉटस्पॉट है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है कि पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी घाट पर, और ऑप्शन बी में है कि पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, और ऑप्शन सी के अंदर है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, और ऑप्शन डी में है कि पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। यानी भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में 2 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में, और पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय असम मणिपुर, असम मणिपुर तक है, असम मणिपुर तक। और ये पश्चिमी घाट समुद्र तटीय क्षेत्र तक फैला है, समुद्र तटीय क्षेत्र तक। क्षेत्र तक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 2 जैव विविधता तप्त हॉटस्पॉट, यानी प्रखर जो प्रसिद्ध है, वो ये 2 हॉटस्पॉट माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, जैव विविधता मापने की
गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? कि कौन सा गणितीय माप या सूचकांक है जो कि एक प्रजाति या एक क्षेत्र विशेष की प्रजाति में आवासीय क्षेत्र में विविधता या असमानता को दर्शाता है? तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए के अंदर है कि अल्फा सूचकांक, ऑप्शन बी में है बीटा सूचकांक, और ऑप्शन सी में है कि गामा सूचकांक, और ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो कि एक समुदाय या क्षेत्र विशेष की प्रजाति होती है उसी में विविधता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सूचकांक। अल्फा सूचकांक किसी एक ही क्षेत्र विशेष की प्रजाति में विविधता को दर्शाता है, और ये मापता है कि एक प्रजाति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसका माप भी करता है। जबकि बीटा सूचकांक दो प्रजाति या दो क्षेत्र विशेष में की प्रजातियों में विविधता को मापता है। ये पलायन प्रजातियों में पलायन को मापता है, पलायन को। और गामा सूचकांक के अंतर्गत क्या होता है कि ये भौगोलिक परिस्थितियों को मापता है, किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को, संपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को मापता है। संपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को ये मापता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ही क्षेत्र विशेष में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलुप्त किया गया है? कि कौन सा वृक्ष है जिसे वृक्षों की परिभाषा, वृक्षों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है पोम, पाम का वृक्ष होता है, और ऑप्शन बी में है सरकंडा, और ऑप्शन सी में है बांस, और ऑप्शन डी के अंदर है केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस। बांस को टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के अनुसार घास, टैक्सोनॉमी के अनुसार तो इसे घास की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन विश्व वन्य जीव कोष ने इसे घास की श्रेणी से हटाकर इसे वृक्षों की श्रेणी में रख दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे वृक्षों की श्रेणी से भी विलुप्त कर दिया गया है। अब बांस, इस क्वेश्चन के अंदर एक और पूछा जाता है कि बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, हरा सोना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस। आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा, या जिसे काली वर्षा भी कहा जाता है, काली वर्षा, अम्ल वर्षा का ही ये उपनाम है, काली वर्षा। तो इसमें पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी है, तो ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है, और हेडमास्टर परीक्षा 2018 के अंदर भी पूछा गया, मतलब 2 परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिएगा ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी के अंदर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में है कि ओजोन में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के अंतर्गत क्या होता है कि HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बन मिलकर जल के अंदर घुलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे ही अम्ल वर्षा या फिर काली वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या जिम्मेदार कारक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार कारक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घोलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये क्वेश्चन है रेड लेवल सेकंड ग्रेड लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया है। तो घोलने से कौन सा पानी अम्लीय हो जाता है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि सल्फर के ऑक्साइड, और ऑप्शन बी में है बोरोन के ऑक्साइड, और ऑप्शन सी के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन डी में है नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड। फिर पीछे हमने पढ़ा था कि वर्षा के पानी में घोलने से वर्षा का पानी अम्लीय होगा, यानी अम्ल वर्षा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दो कारक जिम्मेदार माने गए थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, संगमरमर के मिलने के कारण की घटना को मिलने नहीं आएगा यहाँ, मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है? तो ये क्वेश्चन मोटर वाहन 2022 के अंदर पूछा गया है। अम्ल वर्षा के मलिनीकरण यानी अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका मलिनीकरण होने लगता है। तो देखते हैं कि कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो ऑप्शन ए में है अम्ल वर्षा, और ऑप्शन बी में है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन सी में है स्मोग, और ऑप्शन डी में है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा संगमरमर के मलिनीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, मानव गतिविधियों मिसप्रिंट है यहाँ आएगा, गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, और बहुत सारी गैसें होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये क्वेश्चन RS 2018 के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि मानव की गतिविधियों द्वारा जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा कितनी है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, और ऑप्शन बी में है कार्बन पद चिन्ह,
और ऑप्शन सी में है कार्बन पृथक्करण और ऑप्शन डी में है कार्बन अवशोषण। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कार्बन पदचिह्न। यानी ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न। कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या है? कार्बन फुटप्रिंटिंग या पदचिह्न के अंतर्गत क्या होता है कि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा कितने कार्बन का उत्सर्जन किया गया है, यानी कार्बन का कितना उत्सर्जन हुआ है। कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसे ही फुटप्रिंटिंग कहा जाता है। कार्बन का उत्सर्जन व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा या समुदाय द्वारा किसी भी प्रकार से कार्बन का कितनी मात्रा के अंतर्गत उत्सर्जन हुआ है, तो वो ही कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? ओजोन परत जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो इसमें पूछा गया कि कितने अणुओं को नष्ट कर देती है। तो ये क्वेश्चन हेडमास्टर परीक्षा 2012 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कि केवल एक ओजोन अणु को ही नष्ट कर सकता है। ऑप्शन बी में है करीब 1 लाख। ऑप्शन बी में है करीब 10 लाख और ऑप्शन डी के अंदर है करीब 1 करोड़। तो CFC अणु ये ओजोन परत में छिद्र के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार अणु माना जाता है। प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर सकती है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, करीब 1 लाख अणुओं को ये ओजोन परत के नष्ट कर देती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान ये क्वेश्चन RS प्रवेश परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है मोन्टाना और ऑप्शन सी में है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी में है ब्राजील। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। मोन्टाना का ही एक क्षेत्र है। तो इसमें डायनासोर का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ डायनासोर की अस्थियां सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से मिली है, जिसे विलुप्त प्राणी है अब डायनासोर, तो ये सबसे ज्यादा अस्थियां मोन्टाना क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो इसीलिए इसे डायनासोर का कब्रिस्तान या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।